शुरू करते हैं हम लोग अपना अगला लेक्चर। बेटा हम लोग पढ़ चुके थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, और अब हम लोग पढ़ेंगे हमारी लास्ट फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसमें एक मटेरियल पे आता है नेगेटिव चार्ज और एक मटेरियल पे आता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे प्लास्टिक कोम की बात मैंने लास्ट टाइम की थी, तो प्लास्टिक कोम पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जैसे ग्लास रॉड और सिल्क आप क्लोथ को अगर आप रब करते हैं तो बेटा ग्लास रॉड पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ये बात याद रखिएगा ज़रूर। ठीक है, अगर आप वुलन क्लोथ या फर जो होता है, फर मतलब किसी जानवर के बाल आप कह सकते हैं, वुलन क्लोथ फर को आप इनमें से किसी के साथ भी, एबोनाइट के साथ, एम्बर के साथ या रबर के साथ अगर रब करते हैं तो इस पे वुलन क्लोथ पे और फर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट, एम्बर और रबर पे आएगा नेगेटिव चार्ज। वुलन क्लोथ और प्लास्टिक को अगर आप रब करते हैं तो वुलन क्लोथ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ड्राई हेयर पे आता है पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक कॉम पे आता है नेगेटिव चार्ज। अच्छा ठीक है, एबोनाइट क्या होता है? एबोनाइट एक तरह का रबर के साथ मिक्स करके कुछ बनाया हुआ मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं एबोनाइट। ठीक है, रबर आपको बहुत पता है क्या होती है। एम्बर बोलते हैं जो पेड़ का, जो आप जब पेड़ को छीलेंगे किसी धारदार तेज औजार से उसको कट लगाएंगे तो उसके अंदर से चिपचिपा लिक्विड निकलता है, उसको बोलते हैं रेजिन्स। तो जो रेजिन्स होता है वो उसको एम्बर बोला जाता है। जब रेजिन्स आपको मिलता है फॉसिल की फॉर्म में तो उसको एम्बर बोला जाता है। ठीक है, ज़्यादा ही जानकारी की आपको ज़रूरत नहीं है डिटेल में जाने की, बस आपको याद रखना है किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हम अपनी लास्ट फोर्स पढ़ लेते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो हमारी अगली फोर्स है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं लिख रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स? ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आप सबको पता भी है, वैसे थोड़ा बेसिक आइडिया है कि हमारी जो अर्थ और मून का रिलेशन है वो भी ग्रेविटी की वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, और जो सन का और प्लैनेट्स का रिलेशन है वो भी इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है। तो क्या होता है ये? पुल एग्जर्टेड बाय ऑब्जेक्ट्स, OBJ शॉर्ट में लिख रहा हूं यार, ऑब्जेक्ट्स पासिंग, या लिखूं possessing mass is called gravitational force। ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए सिंपल सी बात यह है, जिसके पास मास होगा उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जिसके पास मास होगा उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। मास का मतलब क्या हुआ? वेट हुआ, वजन हुआ। ठीक है, तो क्या अर्थ के पास मास है? हाँ है, तो अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। क्या इसका कोई वजन है? हाँ, तो इसका भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, पुल एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट्स पोजेसिंग मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी अगर मास वाली चीज़ है तो उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अच्छा, अब ये बताइए आप कि ज़्यादा भारी क्या होगा, हमारी अर्थ या सन? कौन बड़ा है? सन बहुत बड़ा है। ठीक है, आगे हम सोलर सिस्टम वाले चैप्टर में जानेंगे उसके बारे में डिटेल में। ठीक है, तो सन के पास बहुत मास है, मतलब उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारी अर्थ को वो ग्रेविटेशनल पुल से पकड़े रखता है। ठीक, अच्छा एक लास्ट लाइन में यहाँ पर लिख दूँ फोर्स के बारे में जो न्यूटन ने कही थी, सर न्यूटन said every object in this universe pulls other objects, शॉर्ट में लिख दिया भैया, with certain force। तो न्यूटन साहब ने ये बोला था कि हर एक चीज़ जो यूनिवर्स में है वो एक दूसरे को खींच रही है किसी एक खास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि इस यूनिवर्स में जो भी है उसके पास अपना एक मास होता है, तो मास होगा उसका मतलब ये है ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ये होगा कि वो किसी को खींच रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब बात करेंगे हम लोग प्रेशर की। ठीक, तो पेज में चेंज कर रहा हूँ और पढ़ते हैं हम लोग प्रेशर। तो बेसिकली प्रेशर क्या होता है सुनिएगा। प्रेशर इज
pressure is produced when a force acts on an ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई होगी तो उसकी वजह से प्रेशर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जैसे मैं इसको मार रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, इस कॉपी पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है मैं इसमें फोर्स लगाया तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है जब मैं इस पे कोई फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एक और लाइन सुनिए इसके बारे में। प्रेशर इज द फोर्स acting on a unit area of the object। ठीक है, इसको अगर किसी और तरीके से लिखूं तो शायद आप समझ पाएंगे कि प्रेशर के बारे में मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेसिकली, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये है कि प्रेशर क्या होता है, किसी एक खास एरिया पे कितना फोर्स आप लगा रहे हैं, उसको प्रेशर कहते हैं। जैसे मैंने ऐसे अपना हाथ रखा हुआ है, ठीक है, तो इस कॉपी पे कोई फोर्स लग रहा होगा तो उसकी वजह से कोई प्रेशर बन रहा होगा। ठीक है, अब मैं अपने हाथ का भार जो है वो इस एरिया से हटा के, इतने बड़े एरिया से हटा के सिर्फ इस पे कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मेरा सारा का सारा फोर्स इस फिंगर पे, इस उंगली पे आ गया। इसका मतलब ये है कि अब इस कॉपी पे जो फोर्स लग रही है वो ज्यादा लग रही है, मतलब अब जो प्रेशर है वो बढ़ गया है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो क्या होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मतलब आप कितनी फोर्स कितने एरिया पे लगा रहे हैं उसको बोलते हैं प्रेशर। ठीक, अच्छा, अब अगली बात सुनिए इसके बारे में। अगली बात है बेटा SI यूनिट ऑफ प्रेशर। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, पेन चेंज करता हूं, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, न्यूटन, ये हो गया N पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है भैया, ये है SI यूनिट ऑफ प्रेशर। ये क्वेश्चन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है कि बताइए भाई SI यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, तो आप बताएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर आप बोल सकते हैं यहीं पर कि इसकी एक और यूनिट हम कह सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम कहते हैं पास्कल इज सिंबलाइज्ड एज PA से हम पास्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। आ गई बात समझ में आपको कि भैया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा यूनिट पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, प्रेशर की ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब सुनिए, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 PA इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, हाँ है ना? तो कोई बात नहीं ना, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात तो एक ही है। ओके, अब अगली चीज़ देखिए, 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल्स। कोई परेशानी नहीं है भाई। 1 किलो का मतलब ही होता है 1000। ठीक है, तो क्या मैं इसको इस तरह से भी ले सकता हूं, 1 किलो पास्कल, बिल्कुल ठीक है, 1 kPa इज इक्वल टू 1000 PA।
तो किसी भी तरह से आपको दिया जाए एग्जाम में, ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अब हो चुका है पूरी तरह से तैयार। तो चलिए पेज चेंज करते हैं और इस पर एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब आपको पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर। मतलब 100 न्यूटन का फोर्स है और वो कितने एरिया पे अप्लाई हो रहा है, 2 मीटर स्क्वायर पे। तो इसका आपको प्रेशर निकालना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। ओके, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फोर्स हमारा कितना है। फोर्स भाई सबको पता है फोर्स कितना है, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन हमारा ये हो गया फोर्स, ठीक है। उसके अलावा एरिया बताइए, एरिया कितना है, 2 मीटर स्क्वायर आपका एरिया हो गया, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा है बेटा, फॉर्मूला हमारा है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, हाँ या ना। अच्छा, अब देखिए बेटा, जब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है मतलब हमको प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास है, फोर्स कितना है 100, ठीक है, और एरिया कितना है 2, ठीक। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको इससे आपने कट कर दिया तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 50, ठीक है 50। अच्छा, फोर्स का जो यूनिट था वो क्या था, न्यूटन, और जो एरिया का था वो क्या था, मीटर स्क्वायर। तो 50 क्या हो जाएगा, इसका भी आएगा यूनिट और इसका भी आएगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर हम क्योंकि हम इसको पास्कल में भी कर सकते हैं, तो पास्कल में इसको किस तरह से बोलेंगे, P इज इक्वल टू 50 PA, P इज इक्वल टू 50 PA। ये हो गया आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा कुछ नहीं है इसके अंदर करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है। भाई एक बात और आप याद रखिए, जिस पे मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो बात आप याद रखिए। मैं रेड पेन से लिखता हूं कि प्रेशर डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। प्रेशर जो है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे और एरिया पे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे प्रेशर डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। कौन कौन से हैं वो 2 फैक्टर, जल्दी बताइए। फोर्स अप्लाइड, पहला फैक्टर क्या है, फोर्स अप्लाइड, आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाइड, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या है, एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट्स, एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट्स, मतलब उस एरिया पे डिपेंड करता है जिस पे फोर्स लग रही है। क्या आपको मेरी बात 100% समझ में आ रही है? आई होप कि आपको मेरी बात 100% समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं इसके अंदर और हम बात करते हैं उस प्रेशर के बारे में जो लिक्विड्स लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, लिक्विड्स भी कई सारे प्रेशर लगाते हैं। पानी का प्रेशर होता है, ठीक है, डैम बनाया आपने और उसके ऊपर आपने जो देखा कि भाई प्रेशर लगा, किसका प्रेशर लग रहा है डैम के ऊपर, भाई डैम तो नदी के ऊपर बनता है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रेशर किसका लगेगा, वहाँ पे प्रेशर लगेगा लिक्विड का, मतलब वाटर का, ठीक है। तो हमको वही पढ़ना है, तो पढ़ रहे हैं हम लोग, डालते हैं हेडिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, ठीक है। प्रेशर exerted by liquids, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। कोई परेशानी है यहाँ तक, ठीक है। हमको वो प्रेशर पढ़ना है जो लिक्विड्स लगाते हैं। तो इसके बारे में 2 इंपॉर्टेंट बातें सुनिएगा। पहली बात मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पे, अ लिक्विड exerts pressure in, बहुत ध्यान से, in all directions, ठीक है। मतलब हर डायरेक्शन में, सर ऊपर भी, हाँ ऊपर भी भैया, ऊपर भी। एक बकेट में अगर पानी है तो वो हर डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है, ऊपर भी लगा रहा है सर, हाँ ऊपर भी लगा रहा है। मानिए आप इस बात को, बाद में ये बात प्रूफ भी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है आपको, जब भी आप बात करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स पे, तो दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ लिक्विड, समुद्र की गहराई आप बढ़ा दीजिए तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीजेस।
प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, कोई परेशानी, कोई डाउट, कुछ नहीं है भैया यहाँ तक। ठीक है, कि प्रेशर जो है वो लिक्विड लगाते हैं तो क्या होता है भैया, देखिएगा दो बातें याद रखिएगा कि अ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, और जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ाएंगे लिक्विड की, वैसे वैसे आपका प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। हाँ है ना, ठीक है, लिक्विड हमने पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। ठीक है, तो उसके लिए पेज चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची है। ओके भाई, अब हम बढ़ेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। देखिए भाई, इसके अंदर आप एक बात का खास ख्याल रखिए, आपको पता होना चाहिए कि गैसेस जो हैं किस तरह से प्रेशर लगाती हैं। भाई गैस क्या है, भाई ऑक्सीजन एक गैस है, नाइट्रोजन एक गैस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, CO2, ठीक है, CO2 एक गैस है। अब क्या होता है कि गैस के अंदर जो एयर है हमारी, जो हमारी एयर है बेटा, एयर, उसके पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। एयर हैज़ मॉलिक्यूल्स, एयर हैज़ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब वो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, अब उनके टकराने की वजह से ड्यू टू कॉलिजन ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, क्या होगा, गैसेस, कॉमा लगा दिया मैंने, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है। अब क्या होता है कि एयर हैज़ मॉलिक्यूल्स, एयर के पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं भैया हवा के अंदर, आपस में वो टकराएंगे, वो टकरा रहे हैं, जैसे ही वो टकराते हैं उसी की वजह से ही वो प्रेशर डेवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। खत्म हो गई बात। ठीक है, आपने बलून के अंदर जो है आपने हवा भर दी, ठीक है, अपने मुंह से आपने हवा भर दी उसके अंदर, तो मॉलिक्यूल्स आपने बलून के अंदर भरे, तो बलून की जो सरफेस है ना चारों तरफ, उस पे जो वो फूलता क्यों जा रहा है, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके सरफेस से कंटिन्यूअसली लगातार टकरा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने प्रेशर बिल्ड कर दिया और बलून जो है वो फूलने लगा। ठीक, अच्छा, अब पढ़ते हैं सेकेंड लास्ट टॉपिक, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। खत्म हो गई बात? नहीं जी, भी तो शुरू हुई है। देखिए भाई, आपने गैसेस पढ़ लिया, लिक्विड्स पढ़ लिया, ठीक है, नॉर्मल प्रेशर आपने पढ़ लिया। अब एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। थोड़ा सा आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आएगा जब मैं बताऊंगा कि एटमॉस्फेयर कितना ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके, सुनिएगा ध्यान से। लेयर ऑफ एयर, लेयर of air, layer of air above the earth, above the earth is called atmosphere, is called atmosphere। हाँ है ना, ठीक है। देखिए, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, जो भी हमारी एयर है, जो भी हमारी एयर है अर्थ पे, जहां भी आप खड़े हैं, जहां भी आप बैठे हैं, वहां पे एयर है, ऊपर तक एयर है, आसमान तक एयर है, ठीक है, जहां तक भी वो हवा है, बस वहां तक वो एटमॉस्फेयर है, वही एटमॉस्फेयर है। खत्म हो गई बात, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अच्छा, अगला देखिए क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक, PR लिख दूं प्रेशर की जगह पे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आदत डालो भैया, बड़े हो रहे हो तुम लोग। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ड्यू टू, क्यों होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझिएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों हो रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ड्यू टू वेट ऑफ एयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर above us। हाँ या ना भाई, पूरा ध्यान, पूरा दम लगा दीजिए और सुन लीजिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हवा का दबाव है, हवा का प्रेशर है। आप भाई गैस जो होती है, जो हवा होती है, उसके अंदर कुछ तो वेट होता है, हाँ जी होता है। अब पूरे आसमान पे हर जगह हवा है, तो कुछ तो उसका जो प्रेशर होगा, कुछ होगा, कुछ तो उसका वेट होगा जो आप पे पड़ रहा होगा। तो वो जो वेट है एयर का, वही है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
हाँ या ना? क्लियर बात, बिल्कुल सिंपल बात है। वीडियो जो है आप रिवाइंड करके देखिए, दोबारा से 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे करके सुन लीजिए फिर से, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक, पीआर लिख रहा हूं फिर से प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो acts in all directions, even upward, yes or no? देखिए, जिस तरह से आपका वाटर, जिस तरह से आपके लिक्विड्स हर तरफ प्रेशर लगा रहे थे, उसी तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हर डायरेक्शन में लगता है। हर डायरेक्शन में मतलब हर डायरेक्शन में, ऊपर भी, हाँ जी ऊपर भी। खत्म हो गई बात। अगली बात सुनिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, भैया AP लिख दूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह पे? मुझे थोड़ी सी मेहनत कम करनी पड़ेगी, थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपका रिकॉर्डिंग, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर AP इज मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम कहाँ होता है? एट सी लेवल। समुद्र की जो लेयर होती है, जो समुद्र है उसको बोलते हैं सी लेवल। सी लेवल पे सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। कितना होता है? बहुत मशहूर सवाल है, कितना होता है? 101.3 किलो पास्कल, इतना होता है जी, हाँ है ना? अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये किसके बराबर हो गया? इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा और ये सच बात है, इक्वल टू 10 एलिफेंट्स। मतलब जैसे हर किसी पे 10 हाथी बैठे हों, आपके ऊपर भी मेरे ऊपर भी, इतना प्रेशर आप पे हर सेकंड, हर लम्हा, हर टाइम पड़ रहा है, हाँ या ना? पड़ रहा है भैया, हाँ सर। इतना टाइम हमारे ऊपर तो एक हाथी बैठ जाए हमारा दम निकल जाए, ये 10 हाथी बैठ गए दम क्यों नहीं निकल रहा है? क्वेश्चन तो है भैया, ठीक है, क्वेश्चन है। अब सुनिए इसका जवाब। आपके अंदर भी एक भयानक प्रेशर है जो इस प्रेशर का मुकाबला कर रहा है, इस प्रेशर का एनकाउंटर कर रहा है। कौन सा है वो? ब्लड प्रेशर। साइंटिस्ट बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो इस प्रेशर के बराबर है, इसलिए आपके ऊपर इस प्रेशर का कोई फर्क दिखाई नहीं देता है। खत्म हो गई बात। ओके जी, मान लीजिए अब आप ज़्यादा इसमें नहीं जा सकते डेप्थ में, ठीक है जी। ओके, और आपको एंट्रेंस का भी आंसर करके आना है, परेशान होने वाली बात ही नहीं है। अच्छा, अब एक अगली चीज़ देखिए अब क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा। मान लीजिए ये पूरा आसमान है और ये आपकी जो है ये जो मैंने लाइन लिखी है, AP इज मैक्सिमम एट सी लेवल, ये आपका सी लेवल है, ठीक है, और ये आपका पूरा एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आसमान की तरफ, प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है। अब वापस अगर आप आएंगे तो प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा। मतलब पहाड़ पे प्रेशर कम होगा कि ज़्यादा होगा? पहाड़ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, ठीक है, याद रहेगी आपको ये बात। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एज वी गो अप एटमॉस्फेरिक PR मतलब प्रेशर डिक्रीजेस। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता चला जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, अब हम आखिरी हेडिंग पढ़ लेते हैं, दैट इज़ मैडबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट, जो कि हमारी इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है, ठीक है जी। पेज चेंज कर रहा हूँ मैं। ये है मैडबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट थे बेटा, और वो मैडबर्ग नाम की जगह पे रहा करते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 कटोरे बनाए, ठीक है, उन्होंने 2 कटोरे बनाए ऐसे करके, ठीक है। ये 2 कटोरे इन्होंने आपस में मिला दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक कुंडा बनाया, यहाँ पे भी कुंडा बनाया, ठीक है। इसके बाद क्या किया इन्होंने, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने 8 हॉर्सेस को, बहुत बड़े बड़े बनाए थे ये, यहाँ पे इन्होंने 8 हॉर्सेस को बांध दिया। 8 घोड़े इन्होंने इस तरफ बांध दिए और 8 घोड़े इन्होंने इस तरफ बांध दिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या किया इन्होंने, इसके अंदर जो एयर थी वो इन्होंने बाहर निकाल ली। इसके अंदर यहाँ पे एक होल था, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने वैक्यूम पंप जो कहते हैं आज के ज़माने में, सारी हवा खींच के उससे बाहर निकाल ली थी, ठीक है। वैक्यूम पंप यहाँ पे लगा हुआ था,
ठीक है, ये वैक्यूम पंप की ट्यूब है, सारी एयर इसके अंदर से बाहर निकली। अब यहाँ की एयर बाहर वाली एयर का मुकाबला कर रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ की एयर बाहर निकली, ठीक है, तो अंदर सब खाली हो गया, वैक्यूम बन गया, और बाहर वाला प्रेशर इसके चारों तरफ लगने लगा। ठीक है, और ये जो इन्होंने हेमिस्फेयर बनाए थे, ये किस मटेरियल के थे? ये थे कॉपर के, ये थे कॉपर के, इनको बोलते थे कॉपर हेमिस्फेयर्स। हेमिस्फेयर्स, थोड़ी राइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। अच्छा, इनका साइज़ कितना था? इनका साइज़ था 51 सेंटीमीटर का, ठीक है। इनका साइज़ था कि यहाँ से लेके यहाँ तक कि 51 सेंटीमीटर के थे, मतलब काफ़ी बड़े थे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने यहाँ से एयर निकाल लिया, इसको वैक्यूम कर दिया 8 हॉर्सेस। जैसे इन्होंने वैक्यूम किया और घोड़ों से कहा, घोड़ों को मारा इस तरफ और इस तरफ, तो घोड़े भागे अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ये अलग नहीं हुआ। फिर उन्होंने साबित कर दिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही भयानक प्रेशर है। मतलब ऐसा समझिए कि 8 + 8 मतलब 16 हॉर्सेस 10 हाथियों को खींच रहे हैं, खींच नहीं पाएंगे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। ये हैं जर्मन साइंटिस्ट। क्या नाम था इनका? भाई जर्मन के नेम अलग अलग होते हैं, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, उसके लिए पहले ही सॉरी। ऑटो वॉन GUERICKE, अब आप खुद प्रोनाउंस कर लीजिएगा। इन द टाउन ऑफ मैडबर्ग, ये MAD है या MED है पता नहीं भैया, मैडबर्ग। कब हुआ था ये? 1640 में, आज से करीब 400-500 साल पहले ये हुआ था। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम मर जाते, लेकिन हमारे पास कौन बचा रहा है हमको? हमारे पास ब्लड प्रेशर है जो हमको बचा रहा है। ये बात याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ब्लड प्रेशर, BP लिख दूँ ब्लड प्रेशर यहाँ पे, ब्लड प्रेशर काउंटर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर AP। भैया प्लीज़ इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ लेना, AP शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, ओके। तो अब ये है कि जो हाई एल्टीट्यूड है, हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, माउंटेन्स, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ हाई एल्टीट्यूड्स मतलब माउंटेन्स, ठीक है, वहाँ पे जो प्रेशर होगा वो लो प्रेशर होगा, मतलब लो प्रेशर की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो तो भाई जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर काउंट कर रहा है, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया और वो कम हो गया, क्योंकि वो कम हो गया तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, तो जो नोज़ ब्लीडिंग है वो बहुत कॉमन है। नोज़ ब्लीडिंग, नाक के अंदर की नसें फट जाती हैं, नोज़ ब्लीडिंग कॉमन है। ठीक है, पेन कॉमन है, नोजिया कॉमन है, ये सारी की सारी चीज़ें कॉमन है, एक्सेट्रा ETC। ठीक है जी। अच्छा, अब पढ़ लेते हैं एप्लीकेशन क्या है इसका, मतलब हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एप्लीकेशंस ऑफ ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, देखिए स्ट्रॉ होती है, स्ट्रॉ से क्या होता है? जैसे आप सिप लेने की कोशिश करते हैं स्ट्रॉ से, तो स्ट्रॉ की सारी हवा आप खींच लेते हैं, और सारी हवा आपने खींच ली तो स्ट्रॉ के अंदर क्या बन गया? वैक्यूम बन गया। तो सारा लिक्विड जो है वो हाई प्रेशर की वजह से अंदर घुस जाता है फ़ौरन। तो स्ट्रॉ इसका एक एग्जाम्पल है, स्ट्रॉ। और क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है? सिरिंज भी इसी पे काम करती है, जो बच्चों के इंजेक्शन लगाते हैं ना, सिरिंज, बड़ों की भी लगता है इंजेक्शन, तो खैर वैक्सीन लगवाया होगा आपने। ड्रॉपर, जो ड्रॉपर होता है जिसको आँख में डालते हैं, ड्रॉपर यहाँ डाल दिया, वहाँ डाल दिया, ठीक है, बच्चों के जो खिलाने के काम में आता है। और इसका एग्जाम्पल रबर सकर ये हो गया रबर सकर। ठीक है जी, ओके। अब एक लास्ट बात, अगर कोई आपसे पूछ ले मास के बारे में, कुछ मास के बारे में, तो उससे कहिएगा मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, यूनिट ऑफ मास इज kg, यूनिट
ऑफ मास kg। ठीक है जी, ओके। यहीं पे होता है ये चैप्टर एंड, और पढ़ते रहिए भैया, पूरा दम लगा दीजिए, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है आपसे किसी भी तरह का, तो आप भी अपना 100% दीजिए। और क्यों नहीं होगा भाई साहब आपका, ठीक है, पूरा दम लगा रहा हूँ यार मैं भी, ठीक है, हर तरह की कोशिश करूँगा। पूरा साइंस खत्म, फिर उसके बाद मैथ्स शुरू होगा, फिर उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सब कराऊँगा 9th 10th के लिए जो भी ज़रूरी है, लेकिन आपको अपना 100% देना है, ठीक है। ओके बाय।